Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of September 2020। कल मैंने न्यूज़ नहीं बनाई थी, तो आज जो कल के एकदम इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे जो अलग थे, कल रिवीजन वाला पार्ट तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल जो अलग न्यूज़ आइटम थे जो इंपॉर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है, आपके नोट्स में होने ज़रूरी हैं, उनके बारे में ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। कल जो भी नया कुछ आया होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वैभव समिट। वैभव के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहे थे कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। दूसरा कह रहा था एम ऑफ द समिट इज टू रिफ्लेक्ट इन डेप्थ ऑन द कोलैबोरेशन कोऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट विद एकेडमिया एंड साइंटिस्ट्स इन इंडिया। तीसरा, द प्लेटफॉर्म विल ब्रिंग द इंडियन ओवरसीज एंड रेसिडेंट एकेडमिशियंस एंड साइंटिस्ट टुगेदर टू इवॉल्व ए स्ट्रक्चर ऑफ एसोसिएशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3? दूसरा सवाल है, शिनकुन ला। शिनकुन ला जो है समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज़ अ माउंटेन पास ऑन द बॉर्डर बिटवीन। ये कौन से बॉर्डर पर लाई करता है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, या उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू आर्टेमिस प्रोग्राम। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। इट इज़ अ नासाज मिशन to land the first woman and next man on the earth on the moon to explore more of the lunar surface। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द मिशन एम्स टू डिमॉन्स्ट्रेट न्यू टेक्नोलॉजीज कैपेबिलिटीज एंड बिजनेस अप्रोचेस दैट विल अल्टीमेटली बी नीडेड फॉर द फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस ऑफ मार्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या नन? क्वेश्चन नंबर 4 इज बोगनविले आइलैंड समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज एन आइलैंड ऑफ। इनमें से किसका है बोगनविले आइलैंड? ऑप्शंस आर ए न्यूजीलैंड, बी इंडोनेशिया, सी फिलीपींस, या डी पापा न्यू गिनी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? सो ऑप्शन आंसर्स मैं आपको बताता हूँ, पॉज करके आप आंसर एक बार टिक कर दीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। वैभव समिट का आंसर है डी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। शिनकुनला जो है असम अरुणाचल पे है, तो बी विल बी दी आंसर। आर्टेमिस प्रोग्राम मैंने पूछा था, तो इसके दोनों ही सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, बोथ आर करेक्ट। एंड चौथा सवाल है बोगनविले किसका है? तो ये पापा न्यू गिनी, डी का है। सो दीज आर दी आंसर्स फॉर यू टुडे। पहले एक बार कल के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे वो मैं आपको बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट थे, जिनके जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कल एक मैंने आपसे पहले तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। अब कल पहली जो न्यूज़ थी वो थी हार्ले डेविडसन ने अपनी फैक्ट्रीज़ जो इंडिया में है उनको बंद करने का फैसला ले लिया है। तो हार्ले डेविडसन ने क्या कहा है? इट विल डिसकंटिन्यू इट्स सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन इंडिया एंड शेड अबाउट 70 जॉब्स इन द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम रीवायर। तो इनका एक प्रोग्राम है रीवायर करके है, ओके, रीवायर, और रीवायर के बाद ये हार्ड वायर करेंगे, ओके, रीवायर टू हार्ड वायर। तो ये दोनों प्रोग्राम जो है वो हार्ले डेविडसन के ही हैं जो कि इन्होंने किया है। लेकिन ऑथर ने ये कहा था कि ये जो चीज़ है ये अच्छी बात नहीं है इंडिया के लिए। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि ये अपन जो चाहते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडिया में हब बने, मेक इन इंडिया हो, ये सब चीज़ें हैं, उसके अगेंस्ट जाता है ये, ठीक है ना। क्योंकि अब इंडिया से ये हार्ले डेविडसन जो है वो यूएसए का मोटरसाइकिल मेजर है, वो इंडिया से वापस जा रहा है। सो दैट इज़ द थिंग। यहाँ पे पाक इंडिया ने सार्क और सीका जो मीट हो रहा था वहाँ पे बातचीत की। तो यहाँ पे सीका बहुत इंपॉर्टेंट है, CICA, इसके बारे में आपको बताना चाहूँ। तो पहले सार्क के मेम्बर्स देख लीजिए, 8 मेम्बर्स हैं सार्क के। मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया। 1985 में बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, इसका जो सेक्रेटेरिएट है काठमांडू में है, ठीक है ना। सीका, CICA मैंने पूछा था आपसे, तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। क्या नाम बोलते हैं इसको? कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया कहते हैं। अब एक ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम फॉर इन्हेंसिंग कोऑपरेशन टुवर्ड्स प्रमोटिंग पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन एशिया। ये क्या है? ये एक ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि इन्हेंस करता है कोऑपरेशन फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन एशिया। एशिया में ये काम करता है। सो याद रखिएगा, एशिया में पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम ये करता है। इसको बनाने का आइडिया जो था वो पहली बार प्रपोज किया गया था कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट नूर सुल्तान ने। तो नूर सुल्तान जो थे कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट, उन्होंने सबसे पहली बार इसको लाने का वो किया था। एंड इसमें 27 मेंबर्स हैं, आई थिंक 27 के आसपास मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, अज़रबैजान, बहरीन, चाइना, इंडिया। तो इंडिया भी मेंबर है इसका, याद रखिएगा।
तो सिंपल सी बात आपको तो अपने दिमाग में लिखनी है कि सीका का जो मेंबर है वो इंडिया भी है और चाइना भी उसका मेंबर है, ठीक है ना, रशिया भी उसका मेंबर है। देखो यहाँ पे रशिया भी लिखा है, तो बड़ी बड़ी कंट्रीज याद रखना, पैलेस्टीन भी है, पाकिस्तान भी है, साउथ कोरिया भी है, किर्गिस्तान भी है, इजिप्ट भी है, और ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा। सीका का जो चेयरमैन होता है वो 4 सालों के लिए होता है, 4 ईयर्स के लिए चेयरमैन होता है, और उसको असिस्ट करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट है जो कि कजाकिस्तान में है। तो 4 सालों के लिए इसका चेयरमैन होता है। पहला नहीं, अभी 10 से 14 का जो चेयर था वो था टर्की, 14 से 18 का था चाइना, 18 से 22 का रहेगा ताजिकिस्तान, ठीक है ना। याद रखिएगा चेयर कौन था सीका का, तो इसका जो चेयर था 10 से 14 का था टर्की, 14 से 18 का था चाइना, और 18 से 22 का जो सीका का चेयरमैन रहेगा वो ताजिकिस्तान रहेगा। अब कल एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम आया था, वो न्यूज़ आइटम क्या था? अब कल एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम आया था, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम जिसको आपको, ये पूसा डिकम्पोजर तो मैंने बताया हुआ है ना आपको। पूसा डिकम्पोजर जो है स्टबल बर्निंग के लिए है। IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा इंस्टीट्यूट उसके अंतर्गत आता है, उसने इसको बनाया है। इट्स अ बायो डिकम्पोजर टेक्निक, जिसमें कैप्सूल है, पानी में मिलाते हैं उसको, और उसके बाद उसका छिड़काव कर देते हैं अपन स्टबल के ऊपर, जो कि उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो स्टबल को मैन्योर में कन्वर्ट करके पूसा डिकम्पोजर ये काम करता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। फिर कल एक न्यूज़ आइटम आया था, त्रिपुरा के जो इस समय ब्रू सेटलमेंट है उनका काफ़ी अपोज कर रहे हैं। तो इनका अपोज कौन कौन कर रहा है? तो उसमें एक कम्युनिटी का नाम था हलाम कम्युनिटी। देयर वाज अ हलाम कम्युनिटी विच वाज अ शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा। सो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस नेम, हलाम कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा। ये इसको रियाम भी कहा जाता है, इसको रियाम भी कहते हैं, RIAM। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रियाम कम्युनिटी, एंड दे आर अपोजिंग दिस ब्रू सेटलमेंट। अब ये सेटलमेंट कब से स्टार्ट हुआ? ये सेटलमेंट स्टार्ट हुआ 1997 से। दिस सेटलमेंट स्टार्टेड इन 1997 व्हेन द ब्रू रेफ्यूजीज स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम मिजोरम। मिजोरम में उनका परसिक्यूशन हो रहा था, एंड फ्रॉम देयर इन 1997 दे केम टू त्रिपुरा एंड असम। तो ये असम, त्रिपुरा, मिजोरम तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। और हलाम कम्युनिटी जो है वो त्रिपुरा की ST कम्युनिटी है जो कि अपोज कर रही है, इसको रियाम भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनफैक्ट इनका अपोज तो जो लोकल ब्रू हैं त्रिपुरा के, जिनको कि रियांग कहा जाता है, दे आर ऑल्सो अपोजिंग दिस। जो ये त्रिपुरा में आए हैं मिज़ोरम से ब्रू कम्युनिटी के लोग, उनका अपोज तो यहाँ के लोकल ब्रू भी कर रहे हैं, जिनको हम रियांग बोलते हैं। इनका एक होजागिरी डांस भी है, देयर इज़ अ होजागिरी डांस स्पेशली फॉर दिस रियांग ट्राइब। तो ये भी कल की आपको मैंने न्यूज़ बता दी। अब RBI ने एक रिलीज़ किया है डॉक्यूमेंट ऑन द UCB साइबर सिक्योरिटी। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके लिए साइबर सिक्योरिटी का एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है RBI ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम था कल का, कि RBI ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए साइबर सिक्योरिटी का एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ये 2020 से 2030 के लिए है, विजन डॉक्यूमेंट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए साइबर सिक्योरिटी का। इसमें एक इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया गार्ड का, GUARD। दिस इज़ अ 5 पिलर्ड इनिशिएटिव। गार्ड 5 पिलर्ड इनिशिएटिव है। इसमें पहला है गवर्नेंस ओवरसाइट, G से गवर्नेंस ओवरसाइट है। सेकंड है यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, दूसरा है। थर्ड है अप्रोप्रिएट रेगुलेशन सुपरविजन, GUA। R से है रोबस्ट कोलैबोरेशन, एंड D से है डेवलपिंग नेसेसरी IT साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट। A से क्या है, G से क्या है, सॉरी, गवर्नेंस ओवरसाइट। U से क्या है, यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट। फिर A से क्या है, अप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन। R से क्या है, रोबस्ट कोलैबोरेशन, एंड D से क्या है, डेवलपिंग नेसेसरी IT साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट एक्सेट्रा। तो ये है गार्ड इनिशिएटिव। तो ये तो कल के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे जो कि आपको जानने ज़रूरी थे। रियाम जाना हमने, हलाम कम्युनिटी के बारे में जाना, गार्ड इनिशिएटिव जाना, UCB के लिए टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट डाला, सीका के बारे में जाना, ठीक है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम कल और आया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है महाकवि अक्किथम को। तो महाकवि अक्किथम, ही इज़ फ्रॉम द मलयालम लिटरेचर, मलयालम लैंग्वेज यानी कि केरला की मलयालम लैंग्वेज के ऊपर ये लिखते हैं। एंड ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है मलयालम राइटर महाकवि अक्किथम को। एंड इनका नाम है अक्किथम अच्युतम नंबूदरी, याद रखिएगा। एंड अनाउंसमेंट इनका पहले ही हो गया था। और ही इज़ दी ओनली लिविंग पोएट बीइंग कॉल्ड महाकवि, जिसको कि महाकवि, केवल एकमात्र लिविंग पोएट है जिनको कि महाकवि के नाम से जाना जाता है इन मलयालम, ठीक है ना, महाकवि अक्किथम, याद रखिएगा इसको। सो दिस वाज अनदर न्यूज़ आइटम विच यू शुड हैव नोन, इसको याद रखिएगा। अब आगे मूव करते हैं, आज के न्यूज़ आइटम्स में आते हैं। कल के मैंने प्रीलिम्स के जितने इंपॉर्टेंट आपको बताने थे वो मैंने बता दिए, इनको सब लिख लीजिए, याद कर लेना, ठीक है ना।
वोडाफोन ने जीत लिया है $2 बिलियन का टैक्स केस। अब ये टैक्स केस कहाँ चल रहा था? ये केस चल रहा था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में। ओके, उन्होंने ये रूलिंग दी है बेसिकली दैट कि आपका वोडाफोन को नहीं पे करना, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है, थोड़ा सा वोडाफोन को पे करना पड़ेगा जितना उनका पैसा लगा है, ठीक है ना। तो वोडाफोन के अगेंस्ट ये केस था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के फेवर में दिया था जजमेंट, और उन्होंने कहा था कि आप वोडाफोन को $2 बिलियन के आसपास का लगभग 20,000 करोड़ रुपए देने थे। बट नाउ दे हैव वॉन द केस इन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, याद रखेगा। आपको बता देता हूँ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो एस्टैब्लिश हुआ था 1899 में एस्टैब्लिश हुआ था टू फैसिलिटेट आर्बिट्रेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन स्टेट्स। ओके, आर्बिट्रेशन या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्टेट्स के बीच में उनको करने के लिए इसको बनाया गया था 1899 में, ठीक है ना। एंड इट वॉज द इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का ये पहला परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, पहला परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी ये, जिसको कि बनाई गई थी, पीसीए को बनाया गया था, ठीक है ना। एंड ये आर्बिट्रेशन के थ्रू करता है, आर्बिट्रेशन के थ्रू, पीसफुल मीन्स के थ्रू ये दो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, स्टेट्स और जो कंपनी सर्विस प्रोवाइडर्स उनके बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में है, और सेकेंड हेग पीस कॉन्फ्रेंस 1907 में हुई थी, जब इसको 1899 कन्वेंशन को रिवाइज किया गया था। अब पीसीए जो है उसमें 3 पार्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जिसमें कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होती है, एक इंडिपेंडेंट पैनल होता है पोटेंशियल आर्बिट्रेटर को, जिसको कि मेंबर ऑफ कोर्ट कहा जाता है, ठीक है ना। एक पैनल होता है इंडिपेंडेंट पोटेंशियल आर्बिट्रेटर्स का, जिसको कि मेंबर ऑफ कोर्ट कहते हैं, और इसका एक सेक्रेटेरिएट होता है जिसको इंटरनेशनल ब्यूरो कहा जाता है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल ब्यूरो नाम का इसका एक सेक्रेटेरिएट होता है, इंडिपेंडेंट पोटेंशियल आर्बिट्रेटर्स होते हैं जिसको मेंबर ऑफ कोर्ट कहा जाता है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होती है जो कि इसके पॉलिसीज और बजट को डिसाइड करती है, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स रिगार्डिंग दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन विच यू शुड नो। आगे मूव करते हैं। सेंटर अनवील्स फर्स्ट लुक ऑफ द RRTS ट्रेन डिज़ाइन। तो RRTS क्या है? RRTS है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS को बोलते हैं। इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि 180 किलोमीटर पर आवर से लगभग की स्पीड से जो जर्नी है दिल्ली गाज़ियाबाद मीरठ कॉरिडोर की, उसको शॉर्ट आउट किया जा सके। तो दिल्ली गाज़ियाबाद मीरठ, तो 3 से 4 घंटे दिल्ली से मीरठ में लगते हैं, उसको आप कन्वर्ट करके 1 से 1.5 घंटे के बीच में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये RRTS सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। ये दिल्ली गाज़ियाबाद मीरठ सिस्टम के लिए लागू किया जा रहा है, और ये 2022 तक पूरा रेडी हो जाएगा। दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ देयर, 2022 तक ये रेडी हो जाएगा। ED अटैचेस द लंडन फ्लैट इन येस बैंक केस। तो ये ED के बारे में आपको बताना था। ED जब बना था तब 1956 में बना था। 1956 में बना था इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में, तब इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, और ये आता था आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आता था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आता था। और 2 एक्ट्स है जिसको कि ED रिस्पॉन्सिबल है जिसके लिए, एक है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का एक्ट है, ये 2002 एक्ट है। तो फेमा 1999 और PMLA 2002 को देखता है। और जब इसको नाम बदला गया 1957 में, इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किया गया, तब इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हटा करके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर कर दिया गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से हटा करके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर भी किया गया था। फर्स्ट लुक ऑफ द RRTS ट्रेन टू रन एट 180 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको दिख रहा होगा RRTS, एंड दीज आर एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन्स। एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन्स है, स्टेट ऑफ आर्ट RRTS सिस्टम है, जो कि आपके दिल्ली से लेकर के जो मीरठ तक का डिस्टेंस है उसको 4 घंटे से घटा करके 1 घंटे में कर दिया जाएगा, ठीक है ना। सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। RRTS एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, लिखा है ना ये लाइन। तो आपके दिमाग में सवाल क्या आना चाहिए कि भैया अगर इंफ्रास्ट्रक्चर 5 में से एक पिलर है तो बाकी के 4 पिलर कौन कौन से हैं? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर्स हैं: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड, दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ द आत्मनिर्भर भारत। तो इनको याद रखिएगा, दीज आर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
तो यहाँ आगे मूव करते हैं। एडिटोरियल आज मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, है ना, आई वोंट बी एबल टू डिस्कस द एडिटोरियल टुडे। फायरवर्क्स मार्क्ड द इनॉग्रेशन ऑफ द दुर्गम चेवू केबल ब्रिज। तो दुर्गम चेवू केबल ब्रिज क्या है, ये हैदराबाद में है। दुर्गम चेवू केबल ब्रिज जो है हैदराबाद में है। अगर मैं एडिटोरियल्स के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर एडिटोरियल टुडे। आज थोड़ा सा मेरे को लेट हो गया है फॉर सम रीज़न, सो दैट्स व्हाई आई वोंट बी एबल टू मेक द एडिटोरियल्स टुडे, बट आपको न्यूज़ में पूरी बता देता हूँ ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। तो दुर्गम चेवू केबल ब्रिज हैदराबाद में लोकेटेड है। इस ब्रिज का अगर नाम आता है तो उसको याद रखिएगा, दुर्गम चेवू केबल ब्रिज, ठीक है ना, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं छूटनी चाहिए। MCI रिप्लेस द नेशनल मेडिकल कमीशन। तो अब जैसा नेशनल मेडिकल कमीशन को रिप्लेस करने के लिए MCI आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है 2018 में ही एक्ट आ गया था। गवर्नमेंट ने 2018 में ही MCI को रिप्लेस कर दिया था BOG से, यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर से। अब उसको नेशनल मेडिकल कमीशन आ गया है, सॉरी, तो याद रखिएगा नेशनल मेडिकल कमीशन ने फाइनली रिप्लेस किया है MCI, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स MCI को रिप्लेस किया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो क्या हुआ था, द गवर्नमेंट ने MCI को 2018 में डिसॉल्व कर दिया था और उसको बोर्ड ऑफ गवर्नर से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने जो एक्ट पास किया था उसमें ये था प्रोविज़न, एक्ट में ये प्रोविज़न था कि एक NMC बनाई जाएगी, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया जाएगा। तो अब वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे MCI के, उसको रिप्लेस कर दिया है आपके किसने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने, याद रखेगा, ठीक है। याद रखना इसको भी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिसका डिस्कस करना है। क्वाड डिस्कसेस द इंडो पैसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 5G। तो क्वाड ग्रुप तो आप सबको पता है कि इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान का ग्रुप है। क्वाड ग्रुप इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान का ग्रुप है। अब ये बेसिकली चाहते हैं कि जो चाइनीज़ कंपनी हुआवी है वो 5G में इंडिया में अपने पंख ना फैलाए और थोड़ा और ज़्यादा जो उसका बढ़ रहा है वर्चस्व है उसको रोकने के लिए USA अपने सारे कंट्रीज़ में एक लिस्ट फैला रहा है। वो लिस्ट कौन सी, क्लीन टेलकोज नाम से। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लीन टेलकोज क्या है, तो USA द्वारा एक प्रमोट किया गया एक वो है जिसमें एक लिस्ट बनाई जा रही है कि ऐसी कंपनी जिसको US एडमिनिस्ट्रेशन मानता है कि सिक्योरिटी पर्पस से वो अच्छी हैं। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी के बेसिस पे क्लीन टेलकोज USA का एक प्रोविज़न है और उसमें हुआवी को वो रेड अलर्ट देता है और कहता है कि हुआवी से आप डील मत करिए, ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं। IRDAI इज लिस्टिंग LIC, GIC एंड न्यू इंडिया एज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। तो जैसे DC बैंक होते हैं ना, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, जिसमें कि इंडिया के आपका आई थिंक HDFC है, SBI है और ICICI है। तो SBI, ICICI और HDFC ये इंडिया के डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक DSIB बैंक कहलाते हैं। DSIB डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कहलाते हैं। वैसे ही अब इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस में भी LIC, GIC और आपका न्यू इंडिया। GIC का जनरल इंश्योरेंस है और न्यू इंडिया और LIC लाइफ इंश्योरेंस। तो IRDAI जो कि रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने इन तीनों को किया है। फेसलेस IT कम्स इनटू ऑपरेशन। अब फेसलेस IT क्या है, फेसलेस IT आपका फेसलेस इनकम टैक्स अपील्स है। याद रखिएगा, फेसलेस इनकम टैक्स अपील है। जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो ऑनेस्ट सिटीजन है, उनके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो ये फेसलेस अपील सिस्टम है। इसके अंदर क्या होगा, देखो, यू अंडर दिस फेसलेस अपील्स ऑल द इनकम टैक्स अपील्स विल बी फाइनलाइज्ड इन अ फेसलेस मैनर। जितने भी इनकम टैक्स के अपील्स हैं वो फाइनलाइज की जाएंगी इन अ फेसलेस मैनर, ताकि ऑफिशियल्स के बारे में आपको पता ना चले, ऑफिशियल्स को आपके बारे में पता ना चले, और आपके ऊपर जो टैक्स ऑफिशियल्स इधर उधर की सख्ती बरतते हैं और आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं वो चीज़ ना हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। पहले क्या होता था, बहुत जैसे आप कोई भी अपील करेंगे तो जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको भी फंसा लिया जाता था, तो उनका भी नाम बाहर ना आए ताकि वो भी बदनाम ना हो। ये सारी चीज़ें फेसलेस सिस्टम से ये भी फ़ायदा है ना। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द फेसलेस अपील, ऑनरिंग द ऑनेस्ट सिस्टम। तो ये ऑनरिंग द ऑनेस्ट के इन अंतर्गत है। G7 बैक्स द एक्सटेंशन ऑफ द डेप्ट फ्रीज। यहाँ पे G7 कंट्रीज़ के नाम बता देता हूँ मैं आपको। कनाडा याद रखिएगा, फ्रांस याद रखिएगा, जर्मनी याद रखिएगा, इटली याद रखिएगा, जापान याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका याद रखिएगा। विच आर द 7 G7 कंट्रीज़? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC पूछ सकता है, पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना।
और कल के जो आईपीएल मैचेस थे उनका भी स्कोर आपको पता ही चल गया होगा। लुइस सुआरेज ने बार्सिलोना छोड़ दिया, ये भी आपको पता चल गया होगा, है ना। सो दीज आर द न्यूज़ आइटम्स फॉर द डे। कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में से। एडिटोरियल ज़रूर आज मैं आपको नहीं बता पाया हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो एडिटोरियल आई विल बी कवरिंग इन अ सेपरेट वीडियो। हो सका तो मैं दूसरा वीडियो भी जल्दी से बना दूंगा। एडिटोरियल 2 ही एडिटोरियल हैं जिनको डिस्कस करना है अपने को। पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी अच्छा आर्टिकल था और एक दोहा काबुल जर्नी। दीज आर द 2 आर्टिकल्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। और मैं एडिटोरियल में चाहूँगा तो बना दूंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन बाकी न्यूज़ आइटम्स पूरे कंप्लीट है, आपको बाकी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।